अब हम CSS फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इंटरव्यू में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि CSS में फंक्शंस होते हैं। तो CSS में कोई हमें हार्ड कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्टाइल लगा। तो CSS में कौन से फंक्शन होते हैं? तो CSS में हमारे पास कैल नाम का फंक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पे URL नाम का भी फंक्शन है। कलरिंग के सारे फंक्शन आते हैं जैसे कि HSL, RGB और ग्रेडियंट के सारे फंक्शंस आते हैं CSS में। ये छोटे छोटे फंक्शन से सिर्फ हम इन फंक्शंस में अपनी वैल्यूज देते हैं। अब यहाँ मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ। अब मैं ड्यू टैग के अंदर एक क्लास दे देता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ फंक्शन। अब यहाँ मैं अपने हेड टैग के अंदर इसे CSS दे देता हूँ फंक्शन ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे पर्पल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 150 पिक्सल और हाइट के बाद यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ में यहाँ पे अभी ऑटो कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी विड्थ पूरे ब्राउज़र को यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है और मैं जैसे अपने ब्राउज़र को रिसाइज करूँ तो उस हिसाब से हमारी विड्थ भी एडजस्ट हो रही। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 70% विड्थ दे देता हूँ और यहाँ ब्राउज़र में आता हूँ और मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाली स्पेस है यह हमारा बचा हुआ है और बाकी के स्पेस में हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं ब्राउज़र को बड़ा कर रहा हूँ तो जो हमारा खाली स्पेस है वो भी बढ़ रहा है और जो हमारे विड्थ दिए हुए वो वैसे के वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं अभी ब्राउज़र को रिसाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं रिसाइज कर रहा हूँ जो हमारा खाली स्पेस है वो घट रहा है और बड़ा करने पर वो बड़ा होता जा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा खाली स्पेस है वो फिक्स ही रहे और जो मैंने अपने बाकी के कंटेंट को विड्थ अप्लाई कर दी वो भी फिक्स रहे, चाहे मैं ब्राउज़र की साइज छोटी करूं या ब्राउज़र की साइज बड़ी करूं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैल नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे वो फंक्शन कहाँ पे देना पड़ेगा? तो वो फंक्शन किसी भी CSS की प्रॉपर्टी में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमें जरूरत कहाँ है? विड्थ में। तो मैं यहाँ पे विड्थ में दे देता हूँ और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए? अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे 70% चाहिए। मैं यहाँ से इसे माइनस कर देता हूँ और बाकी कितना चाहिए मुझे? 150 पिक्सल। बस इतना ही करना है और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। अभी ये जो खाली स्पेस है हमारा वो 150 पिक्सल है। अब मैं इस ब्राउज़र की साइज को रिसाइज कर, जो हमारा यहाँ खाली स्पेस दिख रहा है, ब्राउज़र जितना भी बड़ा हो और जितना भी छोटा हो, जो खाली स्पेस हमने फिक्स में दिया है 150 पिक्सल वही रहेगा और बाकी का स्पेस यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, वो भी 70% है और खाली स्पेस यहाँ पे 150 कर रहा है। तो ये हम अपने कैल फंक्शन की मदद से यहाँ पे कर सकते हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी साइज एडजस्टेबल लगती हो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो ये वो यूज होता है हमारा कैल फंक्शन। उसके बाद और भी फंक्शन आते हैं CSS में। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर से ड्यू टैग को निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से CSS को भी, जो सिलेक्टर था फंक्शन, उसे भी निकाल देता हूँ। अब मुझे अगला कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर ये देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बॉडी के अंदर एक एंकर टैग ले लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एंकर टैग के बाद href और इसके अंदर में हैश दे देता हूँ। बस इतना ही करना है और यहाँ पे कोई आप लिंक भी दे सकते हो। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली गूगल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। यहाँ मैं टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे CSS देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट सिलेक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो मुझे पैडिंग टॉप और बॉटम कितनी चाहिए? 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट कितनी चाहिए? 30 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन कितनी चाहिए मुझे? 20 पिक्सल। मार्जिन के बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे पर्पल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद जो मुझे टेक्स्ट का कलर है वो मुझे व्हाइट रखना है। तो उसके बाद
यहाँ हम इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये बटन की तरह यहाँ पे दिखने लगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे नन कर देता हूँ, डेकोरेशन नन, ताकि जो हमारी गूगल की अंडरलाइन है वो चली जाएगी। यहाँ पे देखिए चली गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन है इसे मैं नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ HR, इसकी वजह से वहाँ उसके ऊपर यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं BR दे देता हूँ और यहाँ पे मैं और एक BR दे देता हूँ। देखिए हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। अभी हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते ये देखना है। तो यहाँ पे मैं जो हमने एलिमेंट सिलेक्टर दिया था उसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे आपको कोलन रूट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आपको यूजर डिफाइंड वेरिएबल देने पड़ेंगे। तो वो देने के लिए यहाँ पे आपको हाइपन लेना पड़ेगा। अब मैं अपने बटन का कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको बटन हाइपन कलर, और इसके अंदर मैं बटन का कलर यहाँ पे पर्पल रखना चाहता हूँ। बटन कलर के बाद यहाँ पे बटन के ऊपर का कलर, तो बटन टेक्स्ट हाइपन और वो वाइट रहना चाहिए। बस इतना ही करना। यहाँ पे हमने इस तरह से दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड कलर में आना है और यहाँ पे मैंने कलर जो है पर्पल लिखा है, तो इस वैल्यू को निकाल देना है और फेयर लेना है। बस आपको यहाँ पे फेयर लेना है ओपन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पे अपने ऊपर रूट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था BTN कलर, इसे कॉपी करना है और इसके अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। बस इतना ही करना है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बटन का कलर है वो यहाँ पे वैसे के वैसे रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने एक कलर अप्लाई कर दिया। अब उसी तरह से जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट, अब मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। और जो हमारा ऊपर BTN टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो मैंने व्हाइट कलर अप्लाई किया इसे मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर में यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना ही करना है और यहाँ पे मैं रन कर देता। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा एक ही बटन है, कोड छोटा है इसलिए आसान लग रहा है। लेकिन जब कोई बड़ी वेबसाइट होती है और सारे बटन के कलर चेंज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके वैल्यू में जाना है और यहाँ पे आप कौन सा कलर देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे पिंक कलर देना चाहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पिंक अप्लाई करना है और यहाँ पे रन करना है, तो सारे बटन्स का कलर यहाँ पे पिंक हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पे आपने रेड लिखा तो सारे बटन का कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। और उसी तरह से टेक्स्ट का भी कलर आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको हर लाइन में जाके कोड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये यूज होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का। उसके बाद आता है कि बहुत सारे CSS फंक्शन आते हैं, तो अगला फंक्शन आता है एट्रीब्यूट फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट फंक्शन देखेंगे। तो अब मैं उसे देखने के लिए यहाँ बॉडी के अंदर से एंकर टैग को निकाल देता हूँ और ऊपर मैंने जो जो CSS लिखी उसे भी मैं पूरी तरह से निकाल देता हूँ। अब यहाँ बॉडी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ और क्लास में यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। बस यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लिखा और इस पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ। बस इतना ही करना है आपको। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कंप्यूटर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिया तो उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का फॉन्ट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और बड़ा के यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब हमें एट्रीब्यूट फंक्शन देखना है, तो इसके बारे में पैराग्राफ जो हमारा सिलेक्ट है उसके बाद कोलन और कोलन के बाद यहाँ पे मैं अब हम यहाँ पे सुडो एलिमेंट ले रहे हैं। इसके बाहर में यहाँ पे पैराग्राफ जो कि हमारा सिलेक्टर है उस वहाँ पे मैं 2 कोलन यहाँ पे मैं सुडो एलिमेंट्स ले रहा हूँ और आफ्टर। तो यहाँ आपको आफ्टर और बिफोर के इफेक्ट्स तो पता है। अब इसके अंदर हमें कंटेंट लेना पड़ेगा। तो जब आप आफ्टर बिफोर की इफेक्ट देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कंटेंट कंपलसरी देना ही पड़ता है। तो यहाँ इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कंटेंट कर दिया। कंटेंट के बाद यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट जो कि हमारा फंक्शन है, इसके अंदर अब मैं क्या देना चाहता हूँ, क्लास। मैं यहाँ पे कौन सा क्लास ले रहा हूँ, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने जो क्लास लिखा है वैसे ही वैसे यहाँ पे आपको लिखना है। बस इतना ही करना है, क्लास।
अब यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मैंने यहाँ इस क्लास के अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखा है वो कंप्यूटर के सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ में कंटेंट के अंदर एट्रीब्यूट फंक्शन में क्लास लिखा। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होने के लिए मैं यहाँ पे कलर जो है वो यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया और यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे रन करूँ वो प्रोग्रामिंग को ही सिर्फ ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, होवर इफेक्ट देता हूँ। मैं जैसे ही इस कंप्यूटर पे टेक्स्ट पे ओवर करूँ तो प्रोग्रामिंग मेरा पॉपअप हो जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पैराग्राफ सिलेक्ट करके बाद सिंगल कोलन और होवर, बस आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए मैं जैसे माउस होवर कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग हमारा आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना खुद का यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट भी यहाँ पे बना सकते हो। तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे डेटा हाइपन और कैप्शन देना पड़ेगा। कैप्शन इक्वल टू, और इसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट देना हो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट एडोमिट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा डेटा कैप्शन जो है वो हमें HTML5 में प्रोवाइड किया है। ये एक यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी डेटा कैप्शन को कॉपी कर देता हूँ और जो हमारा एट्रीब्यूट फंक्शन है वहाँ पे क्लास की जगह यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे रन कर रहा हूँ और होवर करते ही कंप्यूटर टेक एडोमिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार हमने एक यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट बनाया। उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो और जैसे उस जो हमने पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट दिया है उस पर होवर करते जो हमारा यूजर डिफाइन टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारे CSS में फंक्शन होते हैं। तो CSS में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ पे ले ली। बाकी के फंक्शन देखने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, CSS फंक्शन, और यहाँ पे मैं पहले रेफरेंस ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे CSS फंक्शन की यहाँ पे लिस्ट, पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। सबसे ज़्यादा हमारा कैल फंक्शन यूज करते हैं हमेशा, और उसके बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो वहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना ही पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है। और उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट फंक्शन, कैल फंक्शन, एट्रीब्यूट फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से हम CSS में भी फंक्शन यूज करते। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।